सीबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की जो अनिवार्य हिंदी है उसके गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 16 नमक का अध्ययन करेंगे, जो कि रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखा गया है। जन्म 15 फरवरी सन 1917, अजमेर राजस्थान। प्रमुख रचनाएं जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह है। फिर है सम्मान, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। निधन 18 दिसंबर सन 1979। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार है। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहां करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं में उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। रजिया की भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी है। रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए हैं। विस्थापक होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी ले जाने की इजाजत देते हुए, जिसे ले जाना गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का कहना है, मेरा वतन ढाका है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी ने कहा, राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी है और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई है। एक अनचाही बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया, पर वह उनके दिलों को कब्जा नहीं कर पाई। यानी जो जगह थी उनको तो बांट दिया, लेकिन उनके जो दिल थे वो आज भी वहीं थे। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी, जिनके दिलों में अपनी
जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है कि खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? तो देखिए, पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधियां आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती, मगर घूम फिरकर फिर उसी जगह पर आ जाती साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए, मतलब कोई अपने लिए भेंट मंगवाना चाहे तो आप मुझे बताइए। फिर वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस न चलता था कि बिछुड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दे। दोस्तों, अजीजों की ये हालत की कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ, कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर लेके ले जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो, यानी कानून है, यदि कोई भी चीज ऐसी निकल आई जो ले जाने योग्य नहीं है तो एक एक सामान को बिखेर देंगे। वह बिगड़कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के, जता के ले जाऊंगी। भाई, यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून? अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है।
अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि ड्यूटी ना करें। एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख ले। कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बताए देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती है। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर ही हो पाती भैया। फिर उन्होंने क्या कहा देखिए, मारे गुस्से से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे 2 दिन उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम हो चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस के अंदर बंद हो गई। सिर्फ 2 चीजें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें किन्नू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुटलाने में क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होता है, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे किन्नुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए तो इतने किन्नुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी थी। उधर से केले, इधर से किन्नू, सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, और फिर देखा जाएगा। उसने किन्नू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उससे अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उखड़ू बैठी रही, ताकती रही उसको, उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें वह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, फिर वह किन्नुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास, फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरफ से, कभी किसी तरफ से खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी, और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले थे। बाप की कब्र थी। नन्हे नन्ही भतीजे भतीजियां थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते थे, फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती है?
जहां हम लोग नहीं आ सकते। उन सबका और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगल जो सिस्टम है वो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर फिर अब बाद आए। एक पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब कभी न आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे बंद होने लगी। फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी, हम यहाँ बस भी गए, पर हमारा वतन तो लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मोली सरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे दो बेजान परछाइयां। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ, अब कब आओगी मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ किनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे किन्नू देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। देहाती तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किन्नुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किन्नुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वाले को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वहां एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला, जिस खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नजर भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे में सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती है, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा।
तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भींचे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहां से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक जमीन थी, एक जबान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गालियां भी एक ही सी थी, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था, तो वह नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी, जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते और फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा। धीरे से बोले, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हिचकिचाई। वे मुस्कुराकर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर तले की जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? 2 चाय लाओ, अच्छी वाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फक्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीजन हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे, उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा न कि मेरा वतन ढाका है, उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सफिया जल्दी से बोलो। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। इन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ डाब की क्या बात है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे चलने लगे। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के लिए वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है। यानी सफिया को समझ में ही नहीं आया कि लोग रहते कहीं हैं, सोचते किसी के बारे में हैं
और आज भी अपना वतन उसी जगह को बताते हैं जिस जगह को वो छोड़कर आए हैं। तो ये जो पाठ का सार है हम थोड़ा देख लेते हैं। पाठ सार: सिख बीबी से भेंट सफिया की होती है। लाहौर से वापसी, उसके बाद में भाई उन्हें क्या सलाह देता है। सामान की पैकिंग वो किस प्रकार करती है। सफिया का सपना क्या है। ट्रेन में सफिया, फिर अमृतसर उसका आगमन, और उसके बाद कस्टम अधिकारी और सफिया, यानी कस्टम अधिकारी और सफिया क्या बातें करते हैं। पाठ बहुत ही प्रभावी और आकर्षक है। सरल और सहज स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है। आप सभी इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एक एक अनुच्छेद को लेकर छोटे छोटे प्रश्न बनाइएगा और उनके उत्तर लिखिएगा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।